सर्चिंग एजुकेशन के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 2, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तुषार की रेल यात्रा। अब देखिए तुषार अपनी रेल यात्रा में क्या ऑब्जर्व करता है, इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। कहाँ से? दिल्ली से चेन्नई। क्या चीज से? तो रेल में, ऑब्वियस सी बात है, रेल की यात्रा है तो रेल से ही जा रहा होगा। आपने भी कभी ना कभी यात्रा की होगी रेल से, रेल यानी ट्रेन। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नजारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते जा रहे हैं। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, जब आप खिड़की के पास बैठे होंगे तो आप देखते हैं ट्रेन आगे की तरफ जा रही होती है, लेकिन कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि जो भी खेत खलिहान, पेड़ पौधे या घर हैं वो सब पीछे की तरफ जा रहे हैं। आपका ट्रेन एकदम बिल्कुल अस्थिर है और वो सब चल रहा है। कभी ऐसा आप कभी ऑब्जर्व कीजिएगा, अगली बार जब ट्रेन की यात्रा कीजिएगा तो। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी, बस तो इसके कुछ दशक बाद आई है। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। तो ये तुषार के मन में कुछ प्रश्न रेल की यात्रा करने के दौरान उत्पन्न हो गए। अब आइए देखते हैं आगे। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? कोई तो रीजन रहा होगा ना, उस समय वो इधर उधर घूमते थे। आरंभिक मानव, शुरुआती दौर के जो मानव थे, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। ठीक है, कितना? 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक यानी कि शिकारी, खाद्य संग्राहक, खाद्य मतलब खाने पीने की जो वस्तुएं होती हैं उनको संग्रह करने के लिए, मतलब संग्रह जो करते हैं उन्हें ही कहा जाता है खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़ियां पकड़ते थे, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। यही इकट्ठा करना क्या हो गया? संग्राहक हो गया। और ये खाने पीने की वस्तुएं हैं, जैसे अंडे हो गए, फल हो गए, मूल हो गए, है ना, इनको संग्रह करना यानी कि संग्राहक। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। अब ऐसा क्यों करते थे, पहले ही दिया हुआ है ना, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? तो इनके कई कारण थे। अब पहला कारण यह है कि वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। अब आप ही सोचिए, एक जगह पर एक परिवेश में पेड़ में लगे हुए फल हैं, ठीक है, या उस एरिया में जो भी जानवर होंगे जिनका वो शिकार करते होंगे खाने के लिए, फल होंगे, पौधे होंगे, अगर वो खत्म हो जाएंगे तो फिर उनको भोजन की फिर जरूरत पड़ेगी। तो उनको क्या होगा, मजबूरन उस जगह को न चाहते हुए भी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए और भोजन की तलाश में, यानी कि अब अगला जो जीवन यापन होगा तो उसकी तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण यह कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। आप सोचिए, जो पालतू जानवर पहले के लोग जो पाल रहे थे, अब वहाँ का हरा भरा घास खत्म हो गया, ठीक है, चरने के बाद अब उनके लिए उपयुक्त नहीं बचा है, तब वो क्या करेंगे, वो इस जगह को छोड़ करके फिर जहां पर में हरी भरी घास होगी और साथ ही साथ फल मूल होंगे तो वो वहां पे शिफ्ट कर जाएंगे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। तो
या तो पालने मवेशी हो गए, या फिर जो जिनका शिकार करते थे, शिकार करते करते जो खत्म हो जाते थे, तो अब आगे शिकार करने के लिए फिर उसी जो जानवर दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते थे, उन्हीं जानवरों को ढूंढने की तलाश में, या यूं कहिए उनके पीछे पीछे वो भी जाया करते थे। अब आगे है तीसरा कारण यह कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। आप भी ऑब्जर्व करते होंगे, आम के समय में, लीची के समय में आम आता है, फिर और भी फल हो गए जैसे सेब का, कभी कभी आप देखते होंगे मार्केट में सेब सस्ता हो जाता है। तो कहने का मतलब उस एरिया में सेब उपलब्ध हो जाता होगा आसानी से। कभी आपको देखने को मिलता है मार्केट में अंगूर आ गया, कभी मार्केट में आपको देखने को मिलता है जैसे तरबूज वगैरह हो गया, है ना, संतरा हो गया। ये सब कभी कभी आपको देखने को मिलता है मार्केट में, बहुत सस्ते हो जाते हैं। सस्ते मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब उस एरिया में वो चीज अब बड़ी मात्रा में उपलब्ध होने लगे, यानी कि उसका वो मौसम है, उस मौसम के अनुकूल वो अब ज्यादा हो रहा है। इसलिए तो लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पौधे, पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। अब आप सोचिए, जो लोग वहां पर में मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो एक कारण ये भी हो सकता है जो वहां पर पानी की उपलब्धता। अब पानी जिस समय होता था तो वहां पर वो रहते थे, जैसे ही वहां का पानी सूख जाता था, जनरली तो नहीं, नदी और झील का पानी नहीं, कभी नहीं सूखता था, लेकिन कुछ जगह ऐसे होते थे। अब जरूरी तो नहीं है जो यहाँ पे पानी मिल रहा है वहां पर में फल फूल भी उपलब्ध हो, ऐसा तो संभव है नहीं। तो कुछ जगह पे जहाँ फल फूल उपलब्ध होते थे, वहां अगर पानी भी होता था तो वहां पे शिफ्ट कर जाते थे, और जैसे ही पानी सूख जाता था, फल फूल खत्म हो जाते थे, तो वहां से शिफ्ट होकर के दूसरी जगह चले जाते थे। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। अब यहाँ से ये जो जो आरंभिक मानव थे उनके बारे में जानकारी कैसे मिलती है, इसके बारे में आप विस्तार पूर्वक देखते हैं। पुरातत्वविदों, इसके पहले वाले चैप्टर में बताया गया था पुरातत्वविद किन्हें कहते हैं, जो खुदाई करते हैं या फिर जो पुरानी चीजों को तलाश करके उनके बारे में अध्ययन करते हैं, उन्हें ही पुरातत्वविद कहा जाता है। तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखिर तक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। यह संभव है, हो सकता है उन्होंने लकड़ी, पत्थर और हड्डियों के औजार बनाए हों। आपने भी संग्रहालय, अब कहीं कभी आप संग्रहालय गए होंगे तो आपको देखने को मिला होगा पत्थर के औजार हैं, लकड़ी के औजार हैं। पत्थर के औजार अभी भी आपको देखने को मिल जाएगा, लकड़ी के औजार भी इजीली बनाया जा सकता है, लकड़ी को नुकीला करके। हड्डियों के भी औजार उस समय के टाइम में ये सब कॉमन औजार हुआ करते थे। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं, आपको देख करके बड़ा आश्चर्य लगेगा। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। भले ही उतना शार्प नहीं हुआ करता था, बट वो छोटा मोटा मतलब काम किया जा सकता था उससे। आज की टेक्नोलॉजी की तरह जैसा मतलब आपने लोहा का देखा होगा औजार, उस तरह का भले ही ना होता हो, लेकिन काम चलाने लायक तो औजार बना ही लेते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं इस चित्र में पत्थर के औजार का प्रयोग। देखिए यहाँ बाएं साइड में ये दिया हुआ है, पत्थर कितना मोटा है यहाँ पे देख पा रहे हैं, और यहाँ से ये नुकीला है। तो ये हो सकता है जो इससे कुछ चीड़ फाड़ टाइप का करना हो, या यहाँ पे पत्थर अगर थोड़ा सा शार्प टाइप का होगा तो काटने के काम भी आ सकता है, ऐसा हो सकता है। तो इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता है, क्योंकि नुकीला है तो आसानी से मिट्टी को खोदा जा सकता होगा उस समय में।
और दाईं तरफ जो है जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर में होल कर दिया जाता होगा। फिर जो उस समय सूत होती होगी या फिर जो भी सिलने के लिए उनको मतलब कोई भी चीज अगर उपलब्ध होती होगी तो उसमें छेद करके वो सिल लेते होंगे आसानी से। ठीक है, थोड़ा मुश्किल तो होता होगा, लेकिन उस समय के हिसाब से देखा जाए तो कपड़ा तैयार करने के लिए, है ना, ये उनके समय में आसान हुआ करता था। ठीक है, अब रहने की जगह का निर्धारण करना। अब देखिए, रहने की जगह, कोई जगह रहने लायक है, ये उसका निर्धारण या उसका सिलेक्शन कैसे करते थे। तो मानचित्र 2 देखो, यहाँ पर मैं मानचित्र दिया हुआ है 2, यहाँ पर भारत का नक्शा दिया हुआ है। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। प्रमाण कैसे मिले, तो वहां पर कुछ ऐसी वस्तुएं होंगी जो उनके समय में यूज किया जाता होगा। जैसे पत्थर अगर मिले होंगे तो पता लगाया गया होगा जो ये कितना साल पुराना है, और उससे पता चला होगा जो वहाँ कुछ इस तरीके के लोग वहां पे रहा करते थे। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। तो यहाँ पे लाल त्रिकोण की बात हो रही है, तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं भीमबेटका, कुरनूल गुफाएं, हुंसगी। तो ये लाल त्रिकोण जो भी आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, पूरा पाषाणिक पुरा स्थल है। अब ब्लू कलर से जो ये स्क्वायर बना हुआ है, नव पाषाणिक पुरा स्थल है। जैसे पयमपल्ली, हल्लूर, है ना, ये साउथ का जगह है। फिर उसके बाद महागढ़, कोलडिहवा, है ना, चिरांद हो गया, ये तो हो गया सेंट्रल वाला, और ये चिरांद वगैरह हो गया, ये इस तरह। फिर उसके बाद दाउजली, हेल्डिंग, फिर उसके बाद बुर्जहोम, मेहरगढ़। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, नव पाषाणिक पुरा स्थल। ग्रीन वाला जो हो गया महापाषाणिक हो गया, जिससे ब्रह्मगिरी, आदिचनल्लूर, है ना। फिर उसके बाद और तो ग्रीन वाला है नहीं। आरंभिक गांव, आरंभिक जैसे इनाम गांव हो गया, है ना, इस तरीके से डायमंड शेप में जो है इनाम गांव। फिर उसके बाद आधुनिक नगर अभी के, जैसे कोलकाता, आपने नाम सुना होगा, मुंबई, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। 6 क्लास में है तो आपको कुछ मेजर जो बड़े बड़े नगर हैं, जैसे मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, पटना हो गया, दिल्ली हो गया, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसका लोकेशन भी पता होना चाहिए आपके पास। जैसे ऑक्सफोर्ड का मैप है, वो आप जरूर रखिए, और आपके पास होना भी चाहिए। ऑक्सफोर्ड का मैप मार्केट में मिलता है, आप ले करके बैठिए पढ़ने के लिए। जब भी मैपिंग के बारे में बात हो तो आप उसे ओपन करके रखेंगे तो ज़्यादा आप अच्छे से लोकेट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हो गई, रहने की जगह का निर्धारण किस तरीके से हुआ करता था। क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। ठीक है, पत्थर भी कई प्रकार के होते हैं। अब देखिए शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है। शैल चित्रकला, शैल मतलब पत्थर, और पत्थर पर जो चित्रकारी हुआ करती थी उसके बारे में ये दिखाया गया। एक शैल चित्र, इस चित्र के बारे में बताओ। देखिए, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं, अभी के टाइम में मिले हैं। पहले के लोग जो गुफाओं में रहते थे, इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से चित्र मिले हैं। जैसे मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश, इनमें जंगली गुफाओं का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। भीमबेटका, आधुनिक मध्य प्रदेश। भीमबेटका कहाँ है, आधुनिक मध्य प्रदेश। नाम सुना है ना आपने मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की राजधानी आप कमेंट सेक्शन में बताइए जरा, आपको पता है तो। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुना। अब इस प्रश्न का उत्तर आपको खुद बताना है। जो उस समय के लोग ये इस तरीके की गुफाओं को क्यों चुनते थे। ठीक है, एक आध थोड़ा सा क्लू हम दे देते हैं। जैसे बारिश वगैरह का मौसम होता था, है
है ना। जैसे वहाँ पे अगर घातक जानवर हैं तो उनसे बचने के लिए गुहाओं का इस्तेमाल करते थे। आप खुद भी सोचिए और पता लगाइए और क्या क्या हो सकता है। आगे है पुरा स्थल। देखिए पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। आग की खोज, बहुत ही बड़ा चेंजिंग आया उस समय में। कब? प्रारंभिक मानव के काल में आग की जो खोज थी, ये अपने आप में बहुत बड़ा चेंजिंग आया। देखिए मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो, पृष्ठ संख्या 12। और देखिए कुरनूल गुफा देखते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुरनूल गुफा। यहाँ देखिए ये है कुरनूल गुफाएं। ठीक है। अच्छा, क्या बताया जा रहा है कुरनूल गुफा के बारे में? तो मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। अब क्यों कुरनूल गुफा के बारे में बात हुई? क्योंकि यहाँ पे राख के अवशेष मिले हैं। अवशेष कहने का मतलब थोड़ा बहुत वहां पे कुछ मिला है राख जैसा, है ना, राख का। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। राख का मिलना क्या दर्शाता है? कहीं ना कहीं वो आग का इस्तेमाल करना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए आग क्यों जलाया जाता है, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। तो पहले के समय में जो भी आग का इस्तेमाल किया गया होगा, तो जो मौलिक उसका यूज होगा वो क्या होगा? सबसे पहले तो लाइट, मतलब रात के समय में जो अंधेरा हुआ करता तो अंधेरा को दूर करने के लिए प्रकाश का इस्तेमाल किया गया होगा। फिर उसके बाद पता लगाया गया होगा, अरे जो हम लोग कच्चे मांस खाते हैं क्यों ना इसे भून कर खाया जाए। भून के खाने से क्या होगा? वो ज़्यादा स्वादिष्ट होगा और वो ज़्यादा पचने लायक होगा। और दूसरी बात ये है, आग के डर से जानवर जो थे, खतरनाक जानवर, वो क्या होंगे? वो दूर भाग के रहेंगे, मतलब दूर हट के रहेंगे थोड़ा सा, है ना, अटैक वगैरह नहीं करेंगे। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? तो आज तो आग का इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है। खाना बनाने से लेकर के और न जाने कितना सारा कार्य किया जाता है ना। मशीन में इस्तेमाल किया जाता है आग का। आप 4-5 पॉइंट आप खुद कमेंट सेक्शन में बताइए, जो आग का आपने कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हुए देखा है। घर, किचन को छोड़ करके, किचन में तो कॉमन है, होटल में भी आपने देखा होगा किचन में उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा भी आग का इस्तेमाल किस किस चीज में होता है, ठीक है, आपको बताना है। नाम और तिथियां। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वो पूरा पाषाण काल कहते हैं, है ना। जैसे सिंपल वर्ड में आरंभिक काल कहा जाता है, लेकिन जो वैज्ञानिक है ना, पुरातत्वविद हैं, इन्होंने उसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड नेम रखा है। जैसे वे कहते हैं पूरा पाषाण काल। यह दो शब्दों पुरा यानी कि प्राचीन और पाषाण यानी कि पत्थर से बना है। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक काल, मध्यकाल एवं उत्तर पुरा पाषाण युग, है ना। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। माइक्रो मतलब ये क्या होता है? माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है छोटा, तो माइक्रो मतलब क्या हो गया? छोटा, यानी कि लघु पाषाण काल। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग भी कहा जाता है। नवपाषाण काल का मतलब क्या होता है?
हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इसके क्या नाम रहे होंगे। ठीक है, अब आगे के पॉइंट में दिया हुआ है बदलती जलवायु, खेती और पशुपालन की शुरुआत, घरेलूकरण की प्रक्रिया, एक नवीन जीवन शैली, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। अस्थाई जीवन की, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये पत्थर है, ये मृदभांड है। क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि इस पात्र में क्या रखा होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, खाने पीने की वस्तुओं को संग्रह किया जाता होगा। सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ के बारे में बताया जा रहा है, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, और आगे चैप्टर समाप्त होने के बाद प्रश्नावली है। तो आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। ठीक है, बदलती जलवायु से कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अगर एक ही क्लास में पूरे चैप्टर को पढ़ाया जाए तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि बहुत बड़ा वीडियो आप देखें। ठीक है ना, पार्ट वाइज करके देखिए तो थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और कम टाइम में ये खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।